जय हिंद। आज की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ आवर पार्ट 1 बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो उसमें हमने पॉज किया था 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें फाइबराइजेशन के बारे में हमने कुछ समझने की कोशिश की थी। देखिए जो एक्सटेंट है यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में 5G का, आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि रिसेंटली जो देश के जो दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कर रहे हैं ये, जैसे ये यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर इंडिया एंड लेट अस से दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ यूरोप एंड दिस इज़ अवर इंडिया। सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट यूरोप टू इंडिया थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आप ये समझ लीजिए कितना बड़ा ये इनिशिएटिव होगा। ये समुंदर के नीचे जो सी बेड होगा वहाँ पे इसकी लेयरिंग की जाएगी। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखिए बेसिक चीज़ सेम है कि भी कनेक्टिविटी करनी है, समुंदर के नीचे से करनी है, तो ये सारा कुछ सेम है, सिर्फ इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंडिया और यूरोप की एक एक्सप्रेसवे बनाई थी। तो ये एक एक्सप्रेसवे है जो इंडिया को यूरोप से जोड़ रही है थ्रू सऊदी अरेबिया। इस तरह करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। जैसे एक IAX नाम का प्रोजेक्ट है, एक MIST प्रोजेक्ट है। तो M फॉर म्यांमार, I फॉर इंडिया और S फॉर सिंगापुर, T फॉर ट्रांजिट। इस तरह करके ये प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। उसी तरह जैसे IAX बताया मैंने, वो रिलायंस का प्रोजेक्ट है जो इंडिया को थाईलैंड तक जोड़ रहा है। दिस इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस, जो इंडिया की कनेक्टिविटी किससे कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इस तरह करके बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 5G कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं। मूविंग ऑन, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू नीट। मूविंग ऑन, अगला टॉपिक इज रिलेटेड टू नीट। नीट के बारे में आप सभी को पता होगा, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। किसके लिए? अगर आप किसी कॉलेज में MBBS या BDS करना चाहते हैं, उसके लिए आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ती है। तो इसके इतिहास के बारे में ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भारत में बहुत देर से प्रचलित था। वक्त आने पर ये वाला टेस्ट जो था इसको खारिज कर दिया और इसकी जगह पे नीट शुरू किया गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि MCI जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने जब MCI का गठन किया गया तो उन्होंने अपना एक रिकमेंडेशन दिया कि आप AIPMT को ख़त्म करके एक ऑल इंडिया, एक पक्के तौर पे, देखिए था ये भी ऑल इंडिया ही, ठीक है, पर इसमें क्या, अगर MBBS और BDS आप करना चाहते हो तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। कंडक्ट कौन करता है टेस्ट? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये एजेंसी इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। तो ये तो था इसका बेसिक। अब यहां पे कन्फ्लिक्ट क्या है और खबर क्या है? देखिए खबर सिंपल है कि तमिलनाडु स्टेट ने क्या किया, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इन्होंने ये बोला कि हमारे लिए नीट हमारे फेवर में नहीं है, तो हम इसको कभी भी अप्लाई नहीं होने देंगे। वो क्यों फेवर में नहीं है, कैसे फेवर में नहीं है, अभी हम जानेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट है तमिलनाडु का। इस कन्फ्लिक्ट के तहत इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी इसकी शुरुआत बहुत ही सरल तरीके से हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस रखा गया 2013 में। 2013 में ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया तो उनको ये ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो ये केस है, जो नीट है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके कारण इसको खारिज किया गया, इसको रोक लगा दी गई इसके ऊपर।
तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा, कॉन्स्टिट्यूशनल समझा। पर 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रीवियस रिकमेंडेशन या डिक्री थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और उन्होंने ये पाया कि नीट कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो इसको आप स्वीकार सकते हो। ओवर रूल कर दिया 2013 की रूलिंग को। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति का निपटारा हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसके ऊपर अपना कार्य किया। पर फिर भी कुछ ऐसी स्टेट्स थी इंक्लूडिंग तमिलनाडु जो इससे नाखुश थी। तो फिर क्या किया जाए? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डिनेंस के हिसाब से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसी स्टेट्स को कुछ एग्जेम्पशंस दे दी। ये जो एग्जेम्पशंस थी ये भी 2016 में ही आई। तो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस थी उसके ऑर्डर के अनुसार कुछ स्टेट्स जो हैं उनको एग्जेम्पशन दे दी गई कुछ टाइम के लिए कि सर आप ऐसा कीजिए, आपको आपत्ति है, हमें उससे आपके साथ सहानुभूति है, आप कुछ ना कुछ हम आपको फेवर कर देते हैं। ऐसा करते गए, पर फिर टाइम एक ऐसा आ गया, जब आज के टाइम की बात कर रहे हैं, जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर आपकी जो भी एग्जामिशंस थी वो ख़त्म हो गई हैं, नीट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कन्फ्लिक्ट है। इस दौरान तमिलनाडु ने एक काम किया, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कमेटी का गठन किया गया। तो इस दौरान क्या तमिलनाडु स्टेट ऐसे ही बैठी रही? नो, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर द जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट, उनका नाम था A.K. राजन। इनकी कमेटी का गठन किया गया। तो सवाल यह पैदा होता है कि इस कमेटी का काम क्या था? सिंपल काम था, इन्होंने ये देखना था क्या स्टेट ऑफ तमिलनाडु कहीं पे भी अपनी जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या वो कहीं पे भी उसको कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं अगेंस्ट देयर ओन प्रॉफिटेबिलिटी? उनको अपना नुकसान तो नहीं हो रहा नीट को लागू करके? तो राजन साहब की जो कमेटी थी उन्होंने कुछ सामने रखे पॉइंट्स। देखिए बहुत बड़ा पुलिंदा सामने रखा गया, पर फिर भी हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि CBSE और जो स्टेट बोर्ड है इसमें जो बैलेंस है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स CBSE, दैट इज द स्टूडेंट हु हैज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CBSE बोर्ड will gain advantage in NEET. Simple. While the student who is appearing for the state board or who has passed 12th class from the state board would not get favored, और उनका जो बैलेंस है वो बन के नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। दूसरी चीज कमेटी ने ये भी देखा कि जो शेयर ऑफ सीट्स है, शेयर ऑफ सीट्स, इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा? देखिए जो स्टेट के बच्चे हैं वो शायद उसका इतना एडवांटेज ना उठा पाएँ, और जो फॉरेन स्टेट्स के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए वो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कमेटी को, और इसके हिसाब से उन्होंने असेंबली में अपनी रिपोर्ट दी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड चीज़ ये उभर के सामने आई कि किसी तरीके से जो नीट का एग्जामिनेशन है उसके ऊपर जो स्टूडेंट के बैकग्राउंड है या उनकी जो सोशल स्टेट है, दैट इज समहाउ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो दैट इज इट इज आल्सो नॉट suitable for the state of Tamil Nadu as they proposed. So based on these, that is CBSE, share of seats वगैरह वगैरह, that is background, students background. So multiple times the state legislative assembly of Tamil Nadu forwarded their petition to the prime minister, that is
दे पास द बिल, एक्चुअली उन्होंने बिल पास किया, गवर्नर साहब ने उसको प्रेसिडेंट साहब के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया। तो इस तरह ये टसल चल रही है। तो आई होप कि आपको मेन जो पर्सपेक्टिव है, किसका पर्सपेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड तमिलनाडु का, दे ऑल आर क्लियर। सो दिस इज हाउ द नीट conflict is going on. Moving on, let us now talk about press. हमारे भारत का संविधान हमें 3 बड़े पिलर्स के बारे में बताता है। एक है जुडिशरी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज लेजिस्लेटिव। ये तो है जो वो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं। एक वो चीज़ और बता रहे हैं जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, दे प्रपोज कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, जो कि हमारी फ्रीडम्स, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 19 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किए गए हैं। इस दौरान हमें ये पता चलता है कि प्रेस का क्या रोल है हमारे भारत में। आर्टिकल नंबर 19 के आधार पर एक और पिलर उभर कर सामने आता है, दैट इज़ प्रेस, दैट इज़ मीडिया, जो पब्लिक तक सही पिक्चर पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। पर कई बार ऐसा भी होता है जो प्रेस अपने कार्य से उल्टी दिशा में वो चलने लग जाती है। इसलिए कई बार इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है और प्रेस अपनी जिम्मेदारी से हट जाती है। इस स्थिति में क्या किया जाए? आजकल के भारत में हमें ये चीज़ आम देखने के लिए मिलती है। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड इट्स रिस्पेक्ट। इसको लेके हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप, क्योंकि देखिए हम आम नागरिक हैं, अगर हमारे लिए हमें अपने अधिकारों का पता लगेगा और हमें अपना रास्ता पता लगेगा तो हम उसको अच्छे से काम कर सकते हैं। तो लेट अस सी, देखिए जो प्रेस है, मीडिया, लेट अस सी मीडिया। मीडिया इज ऑलवेज doing one thing, that is it is spreading information plus government responsibility to public। उसको ये कैसे पता कैसे करती है? थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये 2 काम है हमारे मीडिया के। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन की बजाय मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है और क्वेश्चंस पूछने की बजाय गवर्नमेंट को फेवर कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं फेवर किया जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या हैं। एक चीज प्रसार भारती एक्ट है, प्रसार भारती एक्ट। दूसरा केबल नेटवर्क्स एक्ट। ऐसे करके अलग अलग प्रोविजंस, लॉज बना के तैयार किए गए। तो दूसरी चीज ये था लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या चीज आ जाती है? देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी प्रेस के पास आप समझिए कि 2-3 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेस काउंसिल की अगर हम बात करें, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की, या फिर हम बात करते हैं कंप्लेंट्स काउंसिल, या हम बात करें ऑम्बर्ड्समैन की। तो यहां पे इन चारों चीज़ों का मतलब क्या है इसको पहले समझेंगे और फिर आपको ये पता लगेगा किस तरह ये काम करती हैं। देखिए किसी भी तरह की फोर्थ पिलर
मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के ऊपर आपदा आती है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीडिया के साथ खड़ा है, उसको प्रमोट करेगा। ये अगर ये अथॉरिटी आप देख रहे हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये एक इंडस्ट्री बॉडी है। दैट इज़ यहाँ पे अलग अलग चैनल्स, अलग अलग जो एडिटर्स हैं वगैरह वगैरह, वो सभी मिलकर बैठते हैं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं, उनके साथ डिस्कशन की जाती है। कंप्लेंट्स काउंसिल, जैसे कि यहाँ पे आप वर्ड से अनुमान लगा सकते हो, अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है, अगर आम जो व्यूअर है, जो न्यूज़पेपर का रीडर है, अगर दे फील दैट इन सम वे देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, दैट इज दे आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और देयर इज समथिंग एल्स, ही कैन अप्रोच दिस काउंसिल। ये दिल्ली में है इनका ऑफिस। फिर उसके बाद अगर किसी खास चैनल से आपको कोई दिक्कत है, दे आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी इस तरह की चीज़, तो आप उनके ऑम्बर्ड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस न्यूज़ का विश्लेषण अच्छे से करवा सकते हैं और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज मीडिया को एक सही दिशा में उसको रखा गया है। इस तरह हमारे भारत की मीडिया को हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, देखिए हमारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट को फेवर किया जाता है, तो एक चीज़ आप और समझिए, यहाँ पे एक होता है कंगारू कोर्ट्स। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इज अ कोर्ट। कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसके पास अधिकार है, कानूनी अधिकार है किसी भी मसले को सुनने का, उसका निवारण करने का, उसके मुतल्लक सज़ा या पेनल्टी देने का, जो भी कानूनी तौर पर सही होगी, बाय लॉ डिफाइंड होगी। अपनी मर्जी से कोर्ट काम नहीं करेगा। कंगारू कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जो एक्चुअली किसी को लॉ के हिसाब से नहीं चलते, वो एक प्री प्रिजम्पशन के हिसाब से चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कभी भी आपने कोई न्यूज़ डिबेट देखी हो या न्यूज़ चैनल की कभी आपने जो न्यूज़ रीडर हैं उनकी टोन देखी हो, तो उसमें एक पॉलिटिकल फ्लेवर होता है। उस फ्लेवर के अनुसार वो पहले ही अपना फैसला सुना चुके होते हैं कि इस समुदाय ने ये काम कर दिया, उस आदमी ने वैसा कर दिया। वो अभी लॉ के मुताबिक प्रूव ना किया हो और पहले ही वो कन्विक्ट कर देते हैं और सज़ा भी सुना देते हैं कि ये सज़ा होगी, वो तो कन्विक्ट है, सो एंड सो फोर्थ। सो दीज आर कैंगारू कोर्ट्स। अब ये जो कोर्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये मीडिया के पास जो आर्टिकल नंबर 19 है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको गलत तरीके से यूज़ किया गया। तो कंगारू कोर्ट्स में आपको मेरे ख्याल पता लग गया होगा कि प्री कन्विक्ट बना देना और फिर क्या कर देनी, सज़ा सुना देनी और अपनी ही डिक्री दे देनी। ये कौन करते हैं? ये कोई भी कर सकते हैं, ये कोई भी बाय लॉ एस्टेब्लिश कोर्ट नहीं करेगा। ये इस तरह के जो सूडो कोर्ट्स हैं वो करेंगे, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई भी उनके पास लीगल बैकिंग नहीं है, वो करेंगे ये काम। तो आर्टिकल नंबर जो 19 है उसको ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग इम्प्लीकेशन, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। मूविंग ऑन, तीसरी चीज़ करने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। वी ऑल हैव सीन अवर नेशनल फ्लैग। देखिए हमारे भारत का जो झंडा है उसको फहराना, उसके लिए खास प्रोटोकॉल और डेकोरम है। शायद हम सबको ये चीज़ ना पता हो। हम वो झंडा कहीं पे भी ऐसे ही नहीं लगा सकते। इसको लगाने के लिए कुछ नियम और कानून हैं, उनकी हमें पालना करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सुबह से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक पहले भारतीय झंडा था उसको फहराने की अनुमति थी। कुछ खास कपड़ा, कुछ खास तरीका, डायमेंशंस,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ था। तो इसको दिया कहाँ गया? देखिए हमारे भारत का नेशनल फ्लैग्स एक्ट है, उसमें इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं, कब कैसे क्या। तो इसको जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं? हमारा एक्ट, दैट इज़ नेशनल फ्लैग एक्ट, इसमें ये चीज़ हमारे पास दी हुई है, कब झंडा फहराया जाएगा, कैसे फहराया जाएगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको ये भी इसमें पता होगा, देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो करते हैं। सबसे पहले लेट अस से कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, अब स्टैंडर्ड्स मतलब कलर किस तरह का। देखिए अगर हम ऑरेंज कलर की या सैफरन कलर की या रस्ट कलर की बात करें तो उसमें थोड़ी थोड़ी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो कौन सा? इट इज़ डिसाइडेड बाय अ अथॉरिटी, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी, ये पब्लिक अथॉरिटी है, ये उसको डिसाइड करती है डायमेंशन क्या होगा, कपड़ा क्या होगा, वगैरह वगैरह सारा कुछ। दूसरी चीज़, ये अपनी स्टैंडर्ड्स जो हैं एस्टेब्लिश करके नेशनल फ्लैग एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको फ्लैग बनाएंगे। दूसरी चीज़, ये रूल्स का निर्धारण करते हैं। कौन से रूल्स? एक तो है जो पब्लिक ऑफिस में हो, पब्लिक ऑफिस में जो भी झंडे फहराए जाते हैं वहाँ पे वो कैसे होंगे, किस तरह उनका डेकोरम होगा। दूसरे रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वगैरह वगैरह, तो ये वहाँ पे हो। तो इस तरह करके जो नेशनल फ्लैग एक्ट है, जो 2002 में इसको हमने, इसका एप्लीकेशन शुरू हो गई थी, तो ये उनका कहना है। अब हो क्या रहा है, ये जो एक्ट है इसको हमने थोड़ा सा लीनियंट करने की कोशिश की है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्योंकि भारत की 75th एनिवर्सरी जो कि इंडिपेंडेंस के साथ एसोसिएटेड है वो आने वाली है। तो गवर्नमेंट एक मुहिम चला रही है, उसे कहते हैं हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस स्कीम के आधार पर हमने या भारत ने हमारे तिरंगे को प्रमोट करने की कोशिश की। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस, आपको ये समझ आ रही है। हम यहाँ पे समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमारा मुद्दा यहाँ पे ये समझना नहीं है कि बच्चे हाथ में तिरंगा लेके झूल के इधर उधर भाग रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, और हमारे लिए उसको किस तरीके से समझना अनिवार्य है। फॉर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड नो अबाउट अवर नेशनल फ्लैग, द एक्ट्स दैट आर डिराइविंग फ्रॉम अवर नेशनल फ्लैग एंड दैट आर रिजल्टिंग इन पेनल्टीज। आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ सामने आ रही है। देखिए दूसरी चीज़ एक और है, हम क्योंकि भारतीय नागरिक हैं तो हमारे फ़र्ज़ बन जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बन जाती हैं हमारी कि हम अपने नेशनल फ्लैग की या हमारे जो भारतीय संविधान है, सिंबल्स हैं, मैप है, इनकी रिस्पेक्ट करें। तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या आप अच्छे नागरिक हैं? जी नहीं। उससे भी बड़ी बात, क्या आपको सज़ा मिलेगी? बिल्कुल आपको सज़ा मिलेगी। अगर आप भारत के झंडे का कुछ नुकसान कर देते हैं, सज़ा मिलेगी। भारत के संविधान के आप उससे सहमति नहीं रखते, उसको आप कुछ खराबी कर देते हैं, तो आपको उसके लिए पेनल्टी आपकी बनती है। तो वो किस तरह पता लगेगा, उसका प्रोविज़न क्या है? देखिए जो भारतीय सिंबल्स हैं उनके लिए अगर आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट बन के तैयार हुआ है, नेशनल ऑनर एक्ट। तो इस एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं? देखिए नेशनल फ्लैग तो कवर हो गई होगा, नेशनल फ्लैग। दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरी चीज़ हमारा एम्बलम। और चौथी चीज़
मैप ऑफ इंडिया, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा भारतीय मैप, उसके लिए आप रिस्पेक्ट शो करें। दूसरी चीज़, अगर तो आप इसको कुछ खराबी कर देते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी पड़ेगी, एज डिसाइडेड बाय लॉ। ये लॉ है। कौन देगा? कोर्ट ऑफ लॉ देगा। क्लियर? फर्दर, अगर आप एमपी या एमएलए का रिलेशन देखें तो अगर इस तरह की कोई गड़बड़ होती है तो आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो 6 साल तक मतलब अगर आप लोकसभा से या एमएलए एमपी की बात करें तो 5 साल का होता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। तो 6 साल मतलब 2 टर्म्स के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इनडायरेक्टली ऐसा ही है कि 5 साल तो लड़ेंगे नहीं, 1 साल और नहीं लड़ेंगे तो इलेक्शन वो भी हो जाएंगे 10 साल के लिए। फर्दर, अगर आप एमपी हैं राज्यसभा से तो आपकी जो टर्म है वो 2-2 साल 6 साल की होती है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी। So with this we are at the end of our presentation. यहाँ पे हमने इस हफ्ते के कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने की कोशिश की। आने वाली प्रेजेंटेशंस में हम कुछ और भी चीज़ों को बीच में ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करेंगे। इसमें इकोनॉमी आएगी, कुछ चीज़ें हम क्लाइमेट चेंज की लेंगे, जैसे कि अब रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जो कराकोरम एनॉमली है, यहाँ पे हम देखते हैं चीज़। देखिए, हमारा जो भारत है उसके लद्दाख वाले पोर्शन पे, जैसे यहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, तो ये जो देश हैं इनमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने रेंज बनाई है, ये है कराकोरम। तो यहाँ पे एक चीज़ ना बहुत अजीबोगरीब हो रही है। कराकोरम में क्या हो रहा है, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज क्या कर रही है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनको डिप्लीट कर रही है। दिस इज़ बच्चों वाली साइंस। गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स डिप्लीट हो रहे हैं। पर अजीब बात यह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो कराकोरम है वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो डिप्लीट नहीं हो रहे और उनके उल्टे वो बड़े बड़े और भव्य हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे हम कहते हैं कराकोरम एनॉमली, मतलब कराकोरम का बिहेवियर बाकी के चीज़ों के बिहेवियर के अनुकूल ना होना, अजीब होना, अलग होना। तो इसका कारण अभी जो स्टडी आई है उसको जो शोधन हुआ है, दैट सेज कि जो एक कराकोरम अनोमली है इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि हमारे भारत में किस तरह आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो दिसंबर जनवरी में बारिश हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कराकोरम अनोमली का कारण बनती है। तो इस तरह के हम टॉपिक्स और भी लेके आ रहे हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, हिस्ट्री तक सारा कुछ हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे। आज की प्रेजेंटेशन हम यहीं पे रोकेंगे, अगली बार मिलते हैं। गुड लक।